नमस्कार। जीके कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित है। मध्य प्रदेश की नदियों को जानने से पहले आइए हम देखते हैं कि भारत में नदियों का डिवाइडेशन किस हिसाब से किया गया है। तो भारत की जो नदियां हैं उन्हें हम मुख्यतः दो प्रकार से देख सकते हैं। भारत की नदियों को दो रूपों में देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? पहली हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। कौन सी हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यानी कि हिमालयी नदियाँ, ठीक है, हिमालयी नदियाँ। और अगर हम दूसरी बात करें तो ये हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए, जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि ये जो है हिम ग्लेशियर होते हैं उनसे प्रवाहित होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये मौसमी नदियाँ होती हैं, इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। लेकिन इससे ज़्यादा फैक्ट हम भूगोल की क्लास में देखेंगे। पर हमारे यहाँ काम की चीज़ ये है कि जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं तो वो कैसी हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश से अधिकांश नदियां निकलती हैं और जो अन्य राज्यों में या अन्य नदियों में जाकर के अन्य नदियों में मिल जाती हैं, अन्य राज्यों में जाकर के अन्य नदियों में मिल जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ एक बात जानना और ज़रूरी है कि जो भारत का नदी तंत्र है, भारत का नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, नदी अपवाह तंत्र जो है उसे हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला है गंगा यमुना नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कह सकते हैं। फिर है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, और यहाँ पर है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये है सिंधु अपवाह तंत्र। देखिए, जो अपवाह तंत्र होता है उसका मतलब होता क्या है, तो आप ये पहले जान लीजिएगा। मान लीजिए ये कोई नदी निकल रही है, ठीक है, तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां इधर से आई, कुछ इधर से आ गईं, और इन्होंने मिलके एक जाल का निर्माण किया, और इसे हम क्या कहेंगे? तो ये अपवाह तंत्र कहलाएगा, ठीक है। गंगा और जमुना यहाँ से निकलने वाली नदियाँ नहीं हैं, मध्य प्रदेश से ये नहीं गुजरती हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र, अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या नदी तंत्र की बात करें तो ये गंगा यमुना का जो नदी तंत्र है वही है। और ऐसा है क्यों? क्योंकि गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, ठीक है, और यमुना की सहायक नदी है चंबल। इसके साथ ही बाकी की अन्य नदियाँ भी हैं जो यहाँ से, जैसे बेतवा है, सिंध है, तो ये सभी चंबल और यमुना में मिलकर के फिर गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र बन जाता है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह क्षेत्र है। चलिए अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की हम नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ये अमरकंटक से जो निकल रही है वो नर्मदा। उसके बाद में चंबल है, बेतवा, सोन, कैन, ये कूनो,
तमाम नदियां हैं, ये कुछ मुख्य नदियां हैं, इसके बाद में भी अधिकांश नदियां छोटी छोटी हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं नर्मदा नदी। तो देखिए, अगर नर्मदा की हम बात करें तो नर्मदा, यहाँ पर आपको कुछ पर्वत मिल जाएंगे जिनका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके नीचे आपको मिल जाएगा सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी इसके नीचे है, और इसके ऊपर है विंध्याचल या विंध्य पर्वत श्रेणी। तो आप ये याद रखेंगे, विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्य रेंज बोल दीजिएगा। और यहाँ पर सतपुड़ा, सतपुड़ा मेकाल, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी और विंध्य रेंज के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें कर्क रेखा, तो देखिए मध्य प्रदेश से ऐसे आप जानते होंगे कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के समानांतर नर्मदा नदी निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश का एक जिला है अनूपपुर, अनूपपुर में अमरकंटक। ठीक है, अनूपपुर में अमरकंटक से ये नदी निकलती है, और यहाँ पर ये पर्वत हैं, इन पर्वतों का नाम है मेकाल पर्वत। ठीक है, तो ये मेकाल पर्वत से निकलती है, और ये पूरब से, देखिए इधर पूरब है, तो ये मध्य प्रदेश के पूरब से किस दिशा में बहती है? पश्चिम में। ठीक है, पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ बहते हुए ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो इसका उद्गम है, अगर हम उद्गम की बात करें तो ये कहाँ पर है? मेकाल पर्वत में अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। और अमरकंटक है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का एक पूर्वी जिला है अनूपपुर, वहाँ पर है अमरकंटक, वहाँ से ये निकलती है। और समापन अगर बात करें तो इसका समापन होता है खंबात की खाड़ी अरब सागर में, खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कुल लंबाई की अगर देखें तो ये है 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और अगर दूसरी बात करें, अगर भारत में इसको देखें तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है ना? 5वीं सबसे लंबी नदी है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के जो उपनाम हैं वो किस किस नाम से जानी जाती है। तो उपनामों की अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद और पुराणों में इसका नाम मिलता है वो मिलता है रेवा। ठीक है, रेवा। वहीं एक भूगोलविद होते थे टॉलमी। तो टॉलमी ने इसे क्या कहा है? टॉलमी ने इसका नाम नामोदोस, नामोदोस कहा है। किसने कहा है? टॉलमी ने। ठीक है, कालिदास की मेघदूतम एक रचना है, उसमें इसे सोमोप्रभा कहा गया है। क्या कहा गया है? सोमोप्रभा। किसमें कहा गया है? मेघदूत में। ठीक है, कालिदास की एक रचना है मेघदूत, इसमें इसको सोमोप्रभा कहा गया है। अब ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये मेकाल पर्वत से निकलती है। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, तो वहाँ से ये निकलती है। तो इसी के नाम पर इसे मेकाल सुता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मेकाल सुता, अर्थात मेकाल की पुत्री।
तो ये इसका नाम मैकाल पर्वत के नाम से पड़ा है। मध्य प्रदेश की ये प्रमुख नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या जीवन धारा कहा गया है। जीवन रेखा या फिर जीवन धारा या जीवन दायिनी, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे, जीवन रेखा या फिर जीवन दायिनी। साथ ही एक इसका और अन्य नाम है, तो वो है शिवपुत्री। शिवपुत्री, इसे शिवपुत्री भी कहा गया है। तो ये इसके मुख्य उपनाम थे। हालांकि इसके 20 से भी अधिक उपनाम हैं, लेकिन आप ये जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें रखा गया है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। देखिए, अगर नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो काफ़ी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी हैं और जिनकी भूमिका भी है, तो ऐसी नदियों की संख्या कुल जो है 41 है। कितनी है? कुल 41 नदियां हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि नर्मदा नदी का दायां क्षेत्र कौन सा होगा, तो देखिए, नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ खंबात की खाड़ी में जाके गिर रही है, तो इधर से चलने वाली नदी है, तो इसका दायां किधर होगा? इधर की साइड में, और बायां किधर होगा? इधर की साइड में। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि दाएं हिस्से से या दाईं साइड नर्मदा में कितनी नदियां आकर के मिलती हैं। तो हम दाएं की बात करें तो इधर से मिलती हैं, दाएं क्षेत्र से या दाएं तरफ से 19 नदियां, ठीक है। वहीं अगर हम बाएं से बात करें, बाएं तरफ से बात करें, तो ये मिलती हैं 22 नदियां। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों को। तो देखिए, इसके बाईं ओर से कुछ मुख्य नदियों की हम बात करेंगे। यहाँ पर है बंजर नदी। कौन सी नदी? बंजर नदी। तो यहाँ से बंजर नदी आके मिल जाती है। और इसके अगर दाएं तरफ से बात करें तो आगे चल करके, थोड़ा सा आगे चल करके यहाँ से गौर नदी आती है। कौन सी नदी? गौर नदी। तो ये गौर नदी है, ठीक है। और थोड़े आगे अगर हम चलेंगे तो जबलपुर के पास में ये गौर नदी मिल जाती है। उसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ से हिरन नदी है। कौन सी नदी है? हिरन नदी है। और इसके जस्ट इधर कौन सी नदी है? शेर नदी है, ठीक है। इधर शेर नदी है। फिर थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ से आपको मिलेगी तवा। कौन सी? तवा। देखिए, इन जो सहायक नदियों की हम लंबाई है उसको बस सिर्फ डिनोट कर रहे हैं, इसकी ये मूल लंबाई नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे। इधर तवा नदी है, यहाँ आकर के मिलती है बारना नदी। कौन सी नदी? बारना नदी, है ना। फिर उसके बाद में आगे चल कर के अगर हम देखें तो इधर की साइड से मिलती है एक नदी जिसका नाम है चोरल। चोरल परियोजना का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो चोरल नदी। उसके बाद में इधर की साइड कुंडा नदी, कुंडा नदी, है ना। और इधर की साइड से मान नदी। कौन सी? मान नदी। फिर उसके बाद में यहाँ हथिनी नदी, हथिनी, और उसके नीचे गोई नदी। तो ये जो मुख्य नदियाँ हैं जो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से आपको कुछ फैक्ट याद भी रखने होंगे। अगर हम बात करें कि नर्मदा की सबसे बड़ी नदी, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई पूछ दिए जाए तो वो कौन सी होगी? तवा। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी। तो ये आप याद रखेंगे। तवा नदी है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसे कुछ मुख्य नगरों को।
जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अमरकंटक के बाद में ये डिंडोरी में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर डिंडोरी है। ठीक है, इसके बाएं तट पर कौन है? डिंडोरी है। यहाँ पर डिंडोरी है। फिर आगे चल कर के ये नदी यहाँ पर देखिए, यहाँ आती है और यहाँ कुंडली नुमा आकृति बनाती है। कैसी? कुंडली नुमा आकृति बनाती है। तो ये यहाँ पर एक शहर बसा है जिसका नाम है मंडला। ठीक है, इसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मंडला। हम जिस साइड में लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो बायां है और दायां है। जैसे डिंडोरी बाएं तरफ है और मंडला दाएं तरफ है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये उत्तरी की क्षेत्र में या दक्षिण के क्षेत्र में, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, थोड़े से आगे जाकर के यहाँ उसको एक शहर मिलता है जिसका नाम है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर भी इस नदी के किनारे बसा है, जहाँ पर ये संगमरमर की जो चट्टानें हैं उनमें प्रवेश करती है और भेड़ा घाट का निर्माण करती है। वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। उसके बाद में ये आगे चल कर के बरमान पहुँचती है। बरमान कहाँ है? बरमान जो है नरसिंहपुर में है। कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। यहाँ बरमान है, तो ये बरमान पहुँचती है। बरमान घाट का मेला है ना, तो ये यहाँ नरसिंहपुर में है। तो ये इसके शहर के किनारे बसा हुआ है। इसके आगे अगर हम देखें तो आपको मिलेगा एक और ज़िला जिसका नाम है होशंगाबाद। वर्तमान नाम की बात करें तो नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम है ना, ये इसके किनारे बसा हुआ है। आगे चल कर के ये दो छोटे छोटे शहरों के पास से गुजरती है। इधर है नेमावर, ठीक है, और इधर है हांडिया। इधर क्या है? नेमावर, नेमावर, और इधर है हांडिया। ठीक है, हांडिया हरदा जिला में है और नेमावर देवास में है। तो ये आप याद रखेंगे। हाँ, इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि जो नेमावर और हांडिया है ये नर्मदा के दो जुड़वा शहर, ठीक है, नर्मदा के दो जुड़वा शहर कहा जाता है। किसको? हांडिया और नेमावर को। नर्मदा के दो जुड़वा शहर, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। इसके आगे जाकर के ये नदी खंडवा में पहुंचती है। ठीक है, यहाँ ओंकारेश्वर है। क्या है? ओंकारेश्वर। तो ये ओंकारेश्वर इसके किनारे बसा हुआ है। फिर आगे चल कर के ये नदी यहाँ पहुँचती है बड़वाह में। कहाँ पर? बड़वाह। ठीक है, बड़वाह में पहुँचती है। यहाँ एक शहर बसा है जिसका नाम है महेश्वर। ये कहाँ पर है? खरगोन में। ठीक है, तो आप इसे याद देखिए। ये कुछ मुख्य शहर थे। अमरकंटक से निकलती है तो अमरकंटक इसके किनारे है। आगे चल के डिंडोरी, उसके बाद में मंडला, फिर जबलपुर, फिर उसके बाद में बरमान नरसिंहपुर में, फिर उसके बाद पहुंचती है नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद के किनारे। और जो दो जुड़वा शहर हैं नेमावर और हांडिया, नेमावर देवास में है और हांडिया मैंने आपको अभी बताया हरदा में है। तो ये इन दोनों शहरों से गुजरती है। उसके बाद में ये पहुंचती है ओंकारेश्वर खंडवा में। खंडवा इसके किनारे बसा है। इसके बाद ये बड़वाह और महेश्वर खरगोन में पहुंचती है। इसके बाद में ये यहाँ पर महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात में प्रवेश करती है। तो गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है भरूच। ठीक है, तो ये उस नदी के किनारे से गुजरती है, उस शहर के किनारे से गुजरती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आप याद रखेंगे ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है,
तो आप ये याद रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं जलप्रपात। नर्मदा नदी कौन कौन से जलप्रपात बनाती है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। नर्मदा नदी जब अमरकंटक से निकलती है तो उसके 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर बाद यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है क्या, कपिल धारा। क्या नाम है, कपिल धारा। कपिल धारा, इसका नामकरण जो है यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी, तो कपिल मुनि की तपोभूमि है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कपिल धारा। ठीक है। उसके 100-150 मीटर बाद यहाँ पर, उसके 100-150 मीटर बाद यहाँ पर एक और जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है दुग्ध धारा। क्या नाम है, दुग्ध धारा। ये दोनों ही अमरकंटक यानी कि अनूपपुर में हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये दुग्ध धारा का निर्माण करती है। दुग्ध धारा का जो नामकरण किया गया था तो वो दुर्वासा ऋषि के नाम पर किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुर्वासा जो ऋषि थे, दुर्वासा जो ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर तप किया था। ठीक है, तो ये कपिल मुनि के नाम पर है, कपिल मुनि के नाम पर है, और ये दुर्वासा ऋषि के नाम पर है। तो आप ये दोनों फैक्ट देखिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो ये जबलपुर में प्रवेश करती है। जबलपुर में प्रवेश करने के बाद में ये संगमरमर की चट्टानों में पहुंचती है, जहां पर ये भेड़ाघाट का निर्माण करती है। और भेड़ाघाट के निर्माण में ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका, धुआंधार जलप्रपात। तो ये कहाँ पर है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट में। तो यहाँ पर ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। उसके बाद ये आगे चलती हुई यहाँ पहुँचती है बड़वाह। कहाँ पर, बड़वाह। तो यहाँ पर ये 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसका नाम है मंदार व दर्दी। ठीक है, दर्दी है ना, मंदार और दर्दी। ये कहाँ पर, बड़वाह में। बड़वाह में ये 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है, मंदार व दर्दी। क्योंकि जो मंदार है वो नर्मदा और ताप्ती के मिलने से, ठीक है, ताप्ती नहीं, तवा है ना, नर्मदा और तवा के मिलने से मंदार जलप्रपात का निर्माण होता है। आगे चल कर के ये यहाँ पर एक और जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है सहस्त्र धारा। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है, इसके द्वारा कुछ मुख्य जलप्रपात थे, जैसे कपिल धारा और दुग्ध धारा, दोनों अमरकंटक में हैं। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में, और बड़वाह के पास जाकर के मंदार और दर्दी 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है। आगे चल कर के महेश्वर के समीप सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए, आपसे हाइट इसकी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर फिर भी पूछी जाए तो यह है जो कपिल धारा है, इसकी जो ऊंचाई है तो लगभग 20 से 24 मीटर तक है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये कभी नहीं पूछी जाएगी। और ये एक और इम्पोर्टेंट है, धुआंधार, तो इसकी 15 से 18 मीटर, कितनी, 15 से 18 मीटर ऊंचाई है। तो हम अब तक नर्मदा नदी का उद्गम, समापन, उसके साथ ही इसके उपनाम के मतलब साथ में किनारे स्थित शहर और जलप्रपात, ठीक है, इन पे बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये अमरकंटक में रामघाट, ठीक है, अमरकंटक में क्या है, रामघाट। उसके बाद में जब ये नदी डिंडोरी मंडला होते हुए यहाँ जबलपुर पहुँचती है, ठीक है, तो यहाँ पर कई घाटों का निर्माण होता है, जिनमें से प्रमुख हैं जैसे ग्वारी घाट है ना, उसके बाद में लमेटा घाट,
ठीक है। इसके साथ ही आपको एक और याद रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है तिलवारा। ठीक है, तिलवारा घाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ थीं उनको प्रवाहित किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे। तो ये तीनों ही घाट कहाँ हैं? जबलपुर में। हालांकि और कई घाट भी हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है 3 घाट। ठीक है। उसके बाद में ये जब आगे जाती है तो यहाँ पर नरसिंहपुर में बरमान घाट, है ना, एक और घाट मिलता है जिसका नाम है बरमान घाट। कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। यहाँ बरमान मेला भी लगता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे जाकर के ये एक और घाट का निर्माण करती है यहाँ पर, इसका नाम है सेठानी घाट। कौन सा? सेठानी घाट। ये कहाँ पर है? नर्मदापुरम ज़िले में। ठीक है, नर्मदापुरम ज़िले में है ना, जिसका नाम होशंगाबाद था पहले। और आगे चल कर के यहाँ पर महेश्वर में ये एक और घाट है जिसका नाम है अहिल्या घाट। अहिल्या घाट कहाँ पर है? महेश्वर में। चलिए, अब हम घाटों को देख चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे नर्मदा नदी के जो परियोजनाएं हैं, नर्मदा नदी पे काफ़ी परियोजनाएं, लगभग 3000 नर्मदा और नर्मदा की सहायक नदियों पर लगभग 3000 परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन इनमें से हम बहुत कम, मतलब मुख्य मुख्य जो परियोजनाएं हैं, 3 से 4 परियोजनाएं, उन्हें देखेंगे। बाकी के जो परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं वो परियोजना वाले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम 3 से 4 जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारी पहली परियोजना ये यहाँ पर है हमारा जबलपुर, और जबलपुर में एक नदी आती है बरगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। ठीक है, परियोजना, या जिसे क्या कहेंगे, वर्गी परियोजना। वर्गी डैम है वर्गी नदी पर। हालांकि ये नर्मदा नदी पे नहीं है। ठीक है, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है वर्गी नदी, तो वर्गी नदी पे बना है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्गी नदी पे बना है वर्गी डैम। तो यहाँ पर एक योजना है, वो परियोजना है, उसका नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसे क्या बोलते हैं? वर्गी परियोजना। आगे जाकर के ये नदी यहाँ पर, कहाँ? यहाँ पर एक और डैम का निर्माण करती है जिसका नाम है, यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, निर्माण करती नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ठीक है, परियोजना ये है कहाँ पर है? तो ये है पुनासा। पुनासा किस डिस्ट्रिक्ट में है? खंडवा में। इंदिरा सागर बांध की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक टापू आपको याद रखना है। यहाँ पर एक टापू है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हनुवंतिया टापू। ठीक है, हनुवंतिया टापू। ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का बहुत ही सुंदर टापू है। साथ में यहाँ पर आपको एक सरकार के द्वारा हर साल, है ना, हर साल जल महोत्सव मनाया जाता है, तो आपको इसलिए भी याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? पुनासा, खंडवा में। इसके पानी को, इंदिरा सागर परियोजना के पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक और डैम बनाया गया जिसका नाम है क्या? ओंकारेश्वर। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना या फिर ओंकारेश्वर डैम। ठीक है, आगे चल कर यहाँ पर एक और डैम बनाया गया है इंदिरा गांधी और ओंकारेश्वर के पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक और डैम निर्मित किया गया। ठीक है, महेश्वर। ठीक है, महेश्वर परियोजना या महेश्वर डैम, ये कहाँ पर है? महेश्वर, खरगोन में, है ना। ओंकारेश्वर और इंदिरा गांधी सागर परियोजना ये दोनों ही खंडवा में है। महेश्वर कहाँ पर है?
खरगोन में है। आगे चल कर के जब ये नदी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात में पहुंचती है, महाराष्ट्र के बाद जब गुजरात में पहुंचती है तो गुजरात में इस पर एक डैम बनाया जाता है। गुजरात में एक डैम बनाया जाता है जो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा डैम है ना, और सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान के बाद में गुजरात भी है, और अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। तो ये 4 राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे संबंधित आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसके जल बंटवारे को लेकर सभी राज्यों में विवाद था। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था ताकि वो जल बंटवारे के लिए सही एडवाइस दे। ठीक है, तो इसके लिए जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम था A.N. खोसला समिति। ठीक है, खोसला साहब इसके अध्यक्ष थे। और इस समिति के अगर गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1964 में। ठीक है, 1964 में। हालांकि इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 1965 में दी थी। चलिए हम थोड़ी सी इंदिरा गांधी सागर परियोजना के बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अन्य नाम है, इसे नर्मदा परियोजना भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और अगर हम बात करें नर्मदा बचाओ, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध इसी पुनासा जो है खंडवा में इंदिरा गांधी सागर परियोजना इसी से है, इसी से संबंधित था। ये यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये बात कब की है तो 1985 में। इसका नेतृत्व किसने किया था तो ये पर्यावरणविद थी मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर। इसके साथ आपको एक नाम और याद रखना है जिन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, अरुंधति राय। ठीक है, ये लेखिका हैं। यहीं आप ये भी जान लीजिएगा कि नर्मदा पुत्र, ठीक है, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है अमृतलाल बेगड़ को। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ को क्या कहा जाता है, नर्मदा पुत्र। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इनकी एक जो पुस्तक है उसका नाम है सौंदर्य की नदी नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो आप ये याद रखेंगे। नर्मदा से संबंधित हम सभी जो मुख्य पार्ट नर्मदा के संबंध में कुछ अन्य फैक्टरों को हम जान लेते हैं। नर्मदा का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है तो वो है 93,180 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश में 89.9% इसका अपवाह क्षेत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि महासीर मछली जो है ये कहाँ पाई जाती है तो महासीर मछली कहाँ पाई जाती है, नर्मदा में। ठीक है, आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ पर है तो वो है नर्मदा नदी में। ठीक है, एक टापू है जिसका नाम है क्या, साधु बेट। क्या,
साधु बेट नामक टापू पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कितनी है 182 मीटर। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को किया था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। ठीक है, तो अगर हम इसके डिजाइनर की बात करें, ये भी आप याद रखें, जब हम इस पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और याद रख लें, है ना। डिजाइनर की बात करें तो इसके जो डिजाइनर थे उनका नाम था श्री राम सुतार, श्री राम सुतार। आगे देखते हैं, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1980 में। ठीक है, अगर हम नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी 1985 में। अगर हम भारत में उत्तर और दक्षिण के विभाजन की बात करें, उत्तर और दक्षिण का विभाजन, ठीक है, उत्तर व दक्षिण का विभाजन या फिर जो पारंपरिक सीमा मानी जाती थी प्राचीन समय से, तो वो कौन सी सीमा थी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। राजा सोरस के जो कंकाल थे वो कहाँ पर मिले हैं, तो वो मिले हैं नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा घाटी में राजा सोरस के कंकाल मिले हैं, तो आप ये फैक्ट रखेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं नर्मदा सेवा यात्रा, नर्मदा सेवा यात्रा। नर्मदा सेवा यात्रा में नमामि देवी नर्मदे नाम से यात्रा निकाली गई। ठीक है, इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से। अगर आपसे डेट पूछ दी जाए कि कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 2016 को। और ये जो यात्रा थी वो कुल कितने समय तक चली थी, तो 148 दिन तक। ठीक है, इसी यात्रा के दौरान 2017 को मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा नदी को जीवित इकाई, ठीक है, जीवित इकाई का दर्जा दिया था। तो आप ये फैक्ट भी याद रखें। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की अन्य नदियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश के जीके के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि ये वीडियो डिटेल्स में दिए गए हैं आपको, लेकिन हम इसके बाद प्रश्नोत्तर वाली श्रृंखला को जारी रखेंगे, तो आप उसे भी देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।